दोस्तों नमस्कार। आपका हमारे इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग राजकीय महाविद्यालय प्रवक्ता परीक्षाएं JDC 2008 परीक्षा तिथि 2010 व्याख्यात्मक हल हिंदी। प्रगतिवाद और प्रगतिशील में क्या अंतर है? प्रगतिवाद है एक विशेष राजनीतिक विचारधारा से बंधे रहना तथा प्रगतिशील है जड़ीभूत विचारधारा से मुक्त होना। प्रगतिवाद और प्रगतिशील में अंतर यह है कि प्रगतिवाद एक विशेष राजनीतिक विचारधारा से बंधे रहना तथा प्रगतिशील जड़ीभूत विचारधारा से मुक्त होना है। इन दोनों शब्दों के अर्थ में सूक्ष्म अंतर है। प्रगतिवाद शब्द मार्क्स की साम्यवादी विचारधारा से सर्वदा संबद्ध है, जबकि प्रगतिशील शब्द उससे सर्वत्र स्वतंत्र है। किसी भी उपकरण से समाज को उन्नति की ओर अग्रसर करने वाला साहित्य प्रगतिशील साहित्य कहलाता है और ऐसा करना साहित्य का शाश्वत धर्म है। पंत को भले ही प्रगतिवादी मान लिया जाए, लेकिन निराला को तो निश्चित रूप से प्रगतिशील कवि कहना होगा। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि हिंदी साहित्य में प्रगतिशील के दर्शन सर्वप्रथम सुमित्रानंदन पंत के होते हैं। शिवदास सिंह चौहान ने कहा कि प्रगतिवाद साहित्य की धारा ही नहीं, साहित्य का मार्क्सवाद दृष्टिकोण है। एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों तथा रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम है तार सप्तक। एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं, उनकी कविताओं का सही नाम है तार सप्तक। प्रयोगवाद का आरंभ 1943 में सच्चिदानंद हीरानंद रसायन अज्ञेय के संपादक में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवाद को राहों का अन्वेषी कहा है। अज्ञेय के संपादक में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुके हैं, जो निम्न हैं: तार सप्तक 1943, दूसरा तार सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959, चौथा सप्तक 1979। तार सप्तक के कवि हैं अज्ञेय, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमचंद जैन, गिरिजा कुमार माथिर, भारत भूषण अग्रवाल। हिंदी उपन्यासों की रचना के मूल आधार रहे हैं तो है अंग्रेजी। हिंदी उपन्यासों की रचना के मूल आधार अंग्रेजी उपन्यास रहे हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती में प्रकाशित एक निबंध उपन्यास रहस्य में इस बात को स्वीकार किया है कि उपन्यास के प्रचलन, विकास एवं सृजन का श्रेय पश्चिमी देशों के लेखकों को ही है, जिनसे प्रेरणा लेकर हिंदी में भी उपन्यास रचना की जाने लगी। बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है कि हम लोग जैसा और बातों में अंग्रेज़ों की नकल करते जाते हैं, उपन्यास का लिखना भी उन्हीं के दृष्टांत पर सीख रहे हैं। सन 1853 ईस्वी में वंशीधर द्वारा थॉमस डे के लोकप्रिय उपन्यास सैमफोर्ड एंड मॉर्टन का अनुवाद किया है। हिंदी कहानी का रचना विधान नामक कृति के प्रणेता हैं तो जगन्नाथ प्रसाद शर्मा। हिंदी कहानी का रचना विधान नामक आलोचनात्मक कृति के प्रणेता जगन्नाथ प्रसाद शर्मा हैं। इनके द्वारा रचित एक अन्य कृति है हिंदी गद्य शैली का विकास। डॉक्टर नगेंद्र की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं तो साकेत एक अध्ययन, रीत काव्य की भूमिका, सुमित्रानंदन पंत, राम की शक्ति पूजा, निराला की कालजयी कृति, हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, साहित्य का समाजशास्त्र। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वैष्णव की कृति है हिंदी साहित्य और उसकी सांस्कृतिक भूमिका। मूलतः रंगमंचीय प्रयोग की दृष्टि में रख कर लिखा गया उनमें सर्वश्रेष्ठ हिंदी नाटक है तो लहरों के राजहंस। मूलतः रंगमंची प्रयोग की दृष्टि में रखकर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ हिंदी नाटक लहरों के राजहंस है। लहरों के राजहंस नामक रचना 1963 ईस्वी में मोहन राकेश ने किया। इनके द्वारा रचित अन्य नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन 1958, आधे अधूरे 1969, पैरों तले की जमीन अधूरा है, अंडे के छिलके आदि। हिंदी का पहला प्रतीकधर्मी नाटक है तो है कामना। हिंदी का पहला प्रतीकधर्मी नाटक कामना जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है। कामना संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय के
की भांति अनौपदेशिक नाटक है। इसमें भावनाओं को नाटकीय पात्रों का रूप दिया गया है। प्रसाद के अन्य नाटक निम्न हैं: जय शंकर प्रसाद, सज्जन 1910, कल्याणी 1912, करुणालय 1912, प्रायश्चित 1913, राजश्री 1915, विशाख 1921, अजासत 1922, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928, एक घूंट 1930, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुवशामनी 1933, पंत रजत, शिखर मोहन, राकेश, आषाढ़ का एक दिन 1958, लक्ष्मी नारायण मिश्र, वत्सराज 1950। निबंध गद्य की कसौटी है, यह कथन है तो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि यदि गद्य कवियों का या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। किसी लेखक का भाषा पर कितना अधिकार है, यह निबंध के द्वारा ही जाना जाता है। निबंध रचयिता के व्यक्तित्व का परिचायक है। आचार्य शुक्ल ने अपने निबंधों को चिंतामणि नाम से संकलित किया है। आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि भाग 1 में लिखा है कि इस पुस्तक में मेरी अंतरयात्रा में पड़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती रही बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर आचार्य शुक्ल का चिंतामणि भाग 1 प्रथमतः विचार विधि नाम से सन 1930 में प्रकाशित हुआ है। कविता में रहस्य दर्शन से परिपूर्ण अत्यंत भावुकता भरी रचनाएं करने वाला जो रचनाकार रेखाचित्रों में अत्यंत स्पष्ट एवं यथार्थ चित्रणकर्ता के रूप में प्रकाशित हुआ, उसका नाम है महादेवी वर्मा। कविता में रहस्य दर्शन से परिपूर्ण अत्यंत भावुकता भरी रचनाएं करने वाला जो रचनाकार अपने रेखाचित्रों में अत्यंत स्पष्ट यथार्थ चित्रणकर्ता के रूप में प्रकाशित हुआ, उसका नाम महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा को बौद्ध धर्म से प्रभावित रहस्यमयी कवित्री के रूप में स्वीकार किया जाता है, इसीलिए महादेवी का रहस्यवाद दार्शनिक रहस्यवाद कहा जाता है। इनका प्रिय प्रतीक दीपक और बादल है। महादेवी वर्मा की महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ निम्न हैं: निहार 1930, निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935, संध्यागीत 1936, यामा 1940, दीप शिखा 1942, सप्तप्रण 1960। भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक हैं रामचंद्र शुक्ल। भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक आचार्य शुक्ल हैं। तत्वान्वेषी प्रतिभा के धनी आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी समीक्षा के मेरुदंड माने जाते हैं। भारतीय और पाश्चात्य साहित्य समीक्षा के वे प्रामाणिक जानकार थे। उनके जीवन भावों और तुलसी के जीवन मूल्यों का मणिकंचन योग उनकी सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक आलोचना में प्रतिबिंबित हुआ। उनकी आलोचना के आधार पौवार्त्य के साथ ही पाश्चात्य साहित्यिक एवं साहित्येतर अवधारणाओं में खोजे जा सकते हैं। उन्होंने हिंदी आलोचना को उच्च और प्राथमिक स्वरूप प्रदान किया है। शुक्ल जी की आलोचना पद्धति के समुचित आख्यान के लिए उनके दोनों पक्ष सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दृष्टिगोचर होते हैं। रस मीमांसा नामक शास्त्रीय समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक कौन हैं? तो है रामचंद्र शुक्ल। रस मीमांसा नामक शास्त्रीय समीक्षा के दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक आचार्य शुक्ल हैं। रस मीमांसा आचार्य शुक्ल की सैद्धांतिक आलोचना है। शुक्ल जी ने आलोचना के क्षेत्र में विरोधों का सामाजिक सिद्धांत का प्रवर्तन किया है। आचार्य शुक्ल के आलोचनात्मक ग्रंथ सूर, तुलसी, जायसी पर की गई आलोचनाएं, काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अंजनावाद, रस मीमांसा आदि। निम्नलिखित में से उस आलोचक का नाम बतलाइए जो समालोचक के साथ साथ जनवादी कवि भी हैं। रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा आलोचक के साथ साथ जनवादी कवि भी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद डॉक्टर रामविलास शर्मा ही एक ऐसे आलोचक के रूप में स्थापित होते हैं जो भाषा, साहित्य और समाज को एक साथ रखकर मूल्यांकन करते हैं। इनके द्वारा रचित आलोचनात्मक ग्रंथ हैं: प्रेमचंद 1941, भारतेंदु युग 1943, निराला 1946, प्रगति और परंपरा 1949, साहित्य और संस्कृत 1949, प्रेमचंद और उनका युग 1952, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना इत्यादि। कामायनी का पुनर्विचार नामक प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं मुक्तिबोध। कामायनी एक पुनर्विचार नामक प्रसिद्ध आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक मुक्तिबोध है। मुक्तिबोध अपने आलोचनात्मक लेखन से हिंदी आलोचना की मार्क्सवादी दृष्टि और सौंदर्य शास्त्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथ हैं: नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध 1964, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1971,
आचार्य हज़रत प्रसाद द्विवेदी को चिन्मुखी मानवता का अन्वेषक रूप जाना जाता है। इसके प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ हैं सूर्य साहित्य 1930, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, कबीर 1941, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1955, मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970 है। उचित चेत च्याति लय ताहि पद्यांश में प्रयुक्त च्याति शब्द बाबू श्याम सुंदर दास के विचार से कबीर की भक्त की विशेषता प्रकट करने वाला है। किस विशेषता को व्यक्त करता है यह पद च्याति है? चेतना के स्तर को प्रकट करने को। उचित चेत च्याति लय ताहि पद्यांश में प्रयुक्त शब्द च्याति बाबू श्याम सुंदर दास के विचार से कबीर भक्ति चेतना के स्तर को प्रकट करने वाले विशेषता को प्रकट करता है। कबीर के विषय में बच्चन सिंह का कथन है कि कबीर से बड़ा मूर्ति भंजक और आइकानोक्लास्ट इतिहास में दूसरा नहीं है। यह कहना कि वे समाज सुधारक थे गलत है। यह कहना कि वे धर्म सुधारक थे तो और भी गलत है। यदि वे सुधारक थे तो रेडिकल सुधारक थे। वे धर्म के माध्यम से समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहते थे। वह कोई पंथ खड़ा करने के पक्षपाती नहीं थे। वे ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे जिसमें ना कोई हिंदू, ना मुसलमान, ना पूजा हो, ना नमाज, ना पंडित हो, ना मुल्ला, सिर्फ इंसान हो, है ना। कबीर का गर्व और दैन्य दोनों मनुष्य को उसकी परमात्मिकता की अनुभूति कराने वाले हैं। यह कथन है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। ललित निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के विषय में कहा है कि कबीर का गर्व और दैन्य दोनों मनुष्य को उसकी परमात्मिकता की अनुभूति कराने वाले हैं। आचार्य द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर के संदर्भ में कहा है कि भाषा बहुत परिष्कृत और प्रमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इससे में संदेह नहीं है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। वल्लभाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य हैं उस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं तो है रुद्र। वल्लभाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य हैं वह रुद्र संप्रदाय है जिसके प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं। उस प्रवर्तक जिसके प्रवर्तक विष्णु स्वामी है। इसका दार्शनिक मत शुद्ध द्वैतवाद है। वल्लभाचार्य के लिखे प्रमुख ग्रंथों के नाम अणुभाष, सुबोधनी, टीका, तत्वदीप, निबंध, श्रृंगार, रसमंडल, विद्वान मंडल। प्रवर्तक संप्रदाय और सिद्धांत, मध्वाचार्य ब्रह्म संप्रदाय और द्वैतवाद, निम्बार्कर संप्रदाय, सनकादिक संप्रदाय, द्वैतवाद और रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय और विशिष्ट द्वैतवाद। श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मथुरा भक्ति भावना का समावेश हुआ है। निम्नलिखित में से किसके अनुकरण में? तो है चैतन्य महाप्रभु। श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मथुरा भक्ति भावना का समावेश चैतन्य महाप्रभु के अनुकरण में हुआ है। चैतन्य महाप्रभु गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इनका दार्शनिक मत अचित्य भेदाभेद है। स्वामी हरिदास राधाकृष्ण की बिहार लीलाओं का आनंद सखी भाव से प्राप्त किया करते थे, अतः इनके संप्रदाय को सखी संप्रदाय की संज्ञा दी गई। स्वामी हरिदास के दो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, सिद्धांत के पद और केलीमाल। सारांश, अपार के पार को सुगम रूप नौका लिए, संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कुल कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। यह निम्नलिखित में से किसकी उक्ति है? तो नाभादास की। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लिए, कल कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। यह उक्ति नाभादास की है। नाभादास ने भक्तमाल में 200 पुराने एवं नए भक्तों का चरित गान चमत्कार पूर्वक चरित ब्रज भाषा में तथा 316 छप्पियों में लिखा है। भक्तमाल की रचना 1595 ईस्वी में माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामानंद को राम काव्य का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। खालिक बारी किसकी रचना है? अमीर खुसरो। खालिक बारी अमीर खुसरो की रचना है। यह फारसी, अरबी और हिंदी का कोश है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अब्दुल हसन है। इसका नाम तुर्क ए अल्लाह ए तोता ए हिंद ए निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को तोता ए हिंद की उपाधि दी। इन्होंने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का शासन काल देखा था।
सूरदास के एक अति प्रचलित पद के निम्नलिखित चरण नखत वेद ग्रह जोर अर्थ करिको बरजय हम खाद से किए जाने वाले पदार्थ का अर्थ निष्पन्न होता है तो विष। सूरदास के प्रचलित पद है नखत वेद ग्रह जोर अर्घ करि को बरजय हम खात, ये खाए जाने वाले पदार्थ विष का अर्थ निष्पन्न होता है, अर्थात 27 नशत 4 वेद 9 ग्रह और 9 ग्रह बराबर 40 को 2 से भाग देने पर 20 होता है, अर्थात यहाँ 20 का अभिप्राय विष से है। रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास के विषय में कहा है कि वात्सल्य एवं श्रृंगार के विष का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आँखों से किया उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना व झांक आए हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार सूरदास बालक का हृदय लेकर पैदा हुए और बालक हृदय लेकर ही इस संसार का निवाह कर गए। सूरदास की प्रमुख रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। रसखान कवि का वास्तविक नाम था तो रसखान का नाम सैयद इब्राहिम। रसखान कवि का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। हिंदी के मुसलमान कवियों में रसखान प्रसिद्ध हैं। भारतेंदु ने ठीक ही लिखा है कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिक हिंदू वारिये सरल हृदयगाही और रसपूर्ण भाषा के प्रयोग के कारण रसखान को पीयूषवर्षी अथवा अमृत की वर्षा कराने वाला कहा गया है। इतना कम लिखकर इतना अधिक प्रसिद्ध होने वाला मध्यकाल में दूसरा कवि नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि प्रेम के ऐसे सुंदर उद्गार रसखान के सवैये से निकलने की जनसाधारण प्रेम या श्रृंगार संबंधी इनके कवित्व सवैयों को ही रसखान कहने लगे। जो कोई रसखान सुनाओ उनकी रचनाएं प्रेम वाटिका, सुजान सागर, सुजान रसखान, अष्टयाम और दानलीला आदि है। अष्टछाप की सर्वप्रथम प्रतिष्ठा किसने की है तो विट्ठलनाथ ने। अष्टछाप की सर्वप्रथम प्रतिष्ठा गोसाई विट्ठलनाथ जी ने की है। गोसाई विट्ठलनाथ ने 1565 के आसपास अपने पिता पुष्टिमार्ग के संस्थापक महापर बल्लवाचार्य के 4 तथा अपने 252 शिष्यों में से 4 प्रधान शिष्यों को लेकर संगीतज्ञों की एक टोली का निर्माण किया था जो अष्टसखा या अष्टछाप के नाम से जाना जाता है। अष्टछाप में महाप्रभु बल्लवाचार्य एवं गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य इस प्रकार हैं। बल्लवाचार्य के शिष्य कुंभन दास 1468 ईस्वी इनका समय है ना। सूरदास 1478, कृष्णदास 1498, परमानंद दास 1495। विट्ठलनाथ के शिष्य गोविंद स्वामी 1516, क्षित स्वामी 1505, नंद स्वामी 1533, चतुर्भुज दास 1530। कमल दल नयनन की उपखान विसरत नाही सखी मो मन ते मंद मंद मुस्कान। यह पदग्रहण किसकी रचना है तो है नंददास की। कमल दल नयनन की उपमान विसरत नाही सखी मो मन तो मंद मंद मुस्कान। यह पद चरण रहीम दास की रचना है। अकबर के दरबारी कवि रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 ईस्वी को लाहौर में हुआ। ये दानवीर थे और दान लीला में इनकी तुलना कर्ण से की जाती है। वर्वय छंद के जन्मदाता रहीम माने जाते हैं। इनकी रचनाएं हैं तो वर्वय नायिका भेद, वर्वय नगर शोभा, मदनाष्टक, श्रृंगार सोरठा, खेत कौतुकम और दोहावली अथवा सस्सई। बरघय मघा झकोरी झकोरी मोर दुन नयन चुए जस ओरी। इस अर्धाली में आए ओरी शब्द का अर्थ है छाजन से गिरने वाली पानी की धार। बरसे मघा झकोर झकोर मोर दुई नयन चुए जस ओरी। इस अर्धाली में आए हुए ओरी शब्द का अर्थ है छाजन से है, इससे गिरने वाले पानी की धार बताया गया है। उपरोक्त पंक्ति माले मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के 12 मास का एक हिस्सा है। जायसी की प्रमुख रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा और महरी बैसी आदि। पंडित और प्रवीणन को जो चित्तर हरे सो कवित्व कहावे। यह किस कवि का कथन है तो ठाकुर का। पंडित और प्रवीणन को जो चित्त हरे सो कवित्व कहावे।
उक्त कथन कवि ठाकुर का है। घनानंद के आश्रय दाता जैतपुर नरेश राजा केसरी सिंह तथा उनके पुत्र राजा परीक्षित थे। ठाकुर की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं तो ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक। घनानंद का कथन अतिसुदो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक शयाना वाक नहीं। बिहारी कथन या अनुरागी चित्त की गत समझे नहीं कोई, जो बूढ़े श्याम रंग चित्त उज्ज्वल हो। देव का कथन है कि अविधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम रंजना रसविरस, उल्टी कात नवीन। लिखन बैठी जाकी सभी गह गह गर्भ गुरूर, और भर न कते जगत के चतुर चितेरे कुर। उपयुक्त दोहे के संदर्भ में बतलाए गए निम्नलिखित में से किस कारण से चित्रकार नायिका की छवि पोर्ट्रेट को चित्रित करने में सफल नहीं हो पाते हैं? चित्र बनाकर जब मिलाया गया तब तक रूप नए रूप में बदल गया। लिखन बैठी जाकी सभी गह गह गर्भ गुरूर, और भर न कथे जगत के चतुर तेरे क्रूर। उपयुक्त दोहे में चित्रकार जब चित्र बनाकर मिलाया तब तक रूप नए रूप में बदल गया। इसी कारण से चित्रकार नायिका की छवि यानी पोर्ट्रेट को चित्रित करने में सफल नहीं हो पाते हैं। छायावाद पर विचार करते हुए हिंदी के कई प्रतिष्ठित आलोचक निर्देश देते हैं कि हिंदी में छायावाद बांग्ला साहित्य के अनुकरण पर आया। इस संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? बांग्ला साहित्य में छायावाद युग का कोई युग हुआ ही नहीं। अपनी आधारहीन कल्पना पर ही हिंदी आलोचक ऐसा मत प्रचारित करते हैं। छायावाद पर विचार करते हुए हिंदी के प्रसिद्ध प्रतिष्ठापक आलोचक निर्देश देते हैं कि हिंदी में छायावाद बांग्ला साहित्य के अनुकरण पर आया। उक्त कथन के संदर्भ में बांग्ला साहित्य में छायावाद युग के नाम का कोई युग हुआ ही नहीं। अपनी आधारहीन कल्पना पर हिंदी आलोचक ऐसा मत प्रचारित करते रहे हैं। पुरातन का यह निर्मोह सहन करती न प्रकृति पल एक। यहाँ निर्मोह से अभिप्राय है तो है सांप के शरीर पर लिपटी केचुली। पुरातन का यह निर्मोह सहन करती न प्रकृति पल एक। यहाँ निर्मोह से अभिप्राय है सांप के शरीर में लिपटी केचुली से है। उपयुक्त कथन जयशंकर प्रसाद की कामायनी महाकाव्य में श्रद्धा हताश मन में प्राण संचार करती है। विकल वासना के प्रतिनिधि वे सब मुरझाए चले गए। यहाँ ये से तात्पर्य है देव सृष्टि के अहंकारी देवगण। विकल वासना के प्रतिनिधि वे सब मुरझाए चले गए। यहाँ वे से तात्पर्य देव सृष्टि के अहंकारी देवगण से है। उक्त कथन प्रसाद की कामायनी महाकाव्य से मन में प्रलय में विनश देव संस्कृति या उस जीवन के प्रति मोह या नॉस्टैल्जिया नहीं है, जैसा कि कुछ समीक्षकों ने कहा है, बल्कि आक्रोश और वितृष्णा ही है में दिखाया गया है। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान जीवन का, या शाश्वत प्रमाण करता मुझको अमृत दान। उपयुक्त पद में अस्तित्व ज्ञान भूल चुके को अमृत देने की बात की गई है। ऐसा संभव होने का आधार है तो अस्तित्व ज्ञान भूलकर अस्तित्वहीनता की दशा में पहुंचा हुआ व्यक्ति शाश्वत को ग्रहण कर सकता है। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान जीवन का, या शाश्वत प्रमाण करता मुझको अमरदान। उपयुक्त पद में अस्तित्व ज्ञान भूल चुके को अमृत देने की बात की गई है। ऐसा संभव होने का आधार अस्तित्व ज्ञान भूलकर अस्तित्वहीन की दशा में पहुंचा हुआ व्यक्ति शाश्वत को ग्रहण कर लेता है। सुमित्रा नंदन पंत ने नौका विहार कविता में नौका विहार की तुलना जीवन के शाश्वत रूप से की है। जीवन रूपी नौका का विहार नित्य है। गंगा की धारा की तरह उस शिष्ट की रचना सनातन है। इसकी गति भी चिरंतन है। इस जगत की धारा के साथ जीवन का मिलन भी शाश्वत है। लख महाभाव मंगल पद तल धस रहा, गर्व मानव के मन का असुर मंद हो रहा खर्च। इन का पंक्तियों में जो प्रस्तुत विधान किया गया है इसका आधार है मन में आसुरी भावों के मिटने के क्रम की दृश्यवती। लख महाभाव मंगल पद
तल धस रहा गर्व मानव के मन का अशुर मंद हो रहा खर्च। इस काव्य पंक्तियों में जो अप्रस्तुत विधान किया गया उसका आधार मन के असुरी भावों के निपटने के क्रम की दृश्यावली है। इस उक्त पंक्ति छायावाद के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के अनामिका कविता संग्रह से लिया गया है। व्यतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा है आसान। मुक्तिबोध द्वारा किया गया यह कथन किस विशेष मनस्थिति का द्योतक है, तो भूखों के दुराग्रह से उत्पन्न असहाय स्थिति। अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान। मुक्तिबोध द्वारा किया गया यह कथन भूखों के दुराग्रह से उत्पन्न असहाय स्थिति विशेष का मन स्थिति का द्योतक है। उक्त कथन गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता ब्रह्मराक्षस 1957 में वर्णित है। ब्रह्मराक्षस कविता में कवि ने ब्रह्मराक्षस के मिथक के जरिए बुद्धिजीवी वर्ग के द्वंद्व और आम जनता से उसके अलगाव की व्यथा का मार्मिक चित्रण किया है। इस कविता के संदेश को यदि एक पंक्ति में व्यक्त करना हो तो कहा जा सकता है कि अच्छे व बुरे के संघर्ष से भी उग्रतर अच्छे व उससे अधिक अच्छे बीच का संगर है। अच्छे बीच का संगर है। जैसे निज के ही उन्नायक परिमल के पीछे धावित हो रहा वक्तव्य का तात्पर्य है। निज के ही उन्नायक परिमल के पीछे धावित हो रहा वक्तव्य का तात्पर्य अपनी ही अंतः शक्ति को न समझ पाने की व्यर्थ भटकना। उक्त कथन बाबा नागार्जुन की कविता बादल को घिरते देखा है में वर्णित है। कामायनी की रचना के बाद उस धारा का कोई और श्रेष्ठ महाकाव्य फिर क्यों नहीं रचा गया, क्योंकि उस कोट की रचना का शीर्ष शिखर कामायनी हो चुकी थी। कामायनी की रचना के बाद उस धारा का कोई और श्रेष्ठ महाकाव्य फिर नहीं रचा गया, क्योंकि उस कोट की रचना का शीर्ष शिखर कामायनी हो चुकी थी। कामायनी की कथा मूल कल्पना एक फैंटेसी है जिसमें प्रसाद जी ने अपने समय के सामाजिक परिपेक्ष, जीवन मूल्यों, सामायिकता का विश्लेषित सम्मिश्रण कर इसे एक अमर ग्रंथ बना दिया। यही कारण है कि इसके पात्र मन, श्रद्धा और इड़ा मानव प्रेम, बुद्धि के प्रतीक हैं। इन प्रतीकों के माध्यम से कामायनी अमर हो गई। यह श्रद्धा और मन अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा भावमय और श्लाघ्य है। यह कथन किसका है, तो है जयशंकर प्रसाद का। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद का यह कथन है कि यह श्रद्धा और मन अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा भावमय और श्लाघ्य है। कामायनी के संदर्भ में विद्वानों का कथन। आचार्य नंददुलारे वाजपेयी। कामायनी नए युग का प्रतिनिधि काव्य है। डॉक्टर नगेंद्र। कामायनी संग्रह में समशोक्त का विधान लक्षित करती हैं। मुक्तिबोध कामायनी जीवन की पुनर्रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कामायनी के कवि दूसरी श्रेणी का कवि है। प्रकृति का जो सूक्ष्म चित्रण सुमित्रानंद पंत जी की कविताओं में मिलता है वैसा अन्यत्र क्यों नहीं मिलता। प्रकृति निरीक्षण, सुअवसर और उसके प्रति समर्पित मनोभाव किसी और कवि में न आ सका। प्रकृति का जो सूक्ष्म चित्रण सुमित्रानंद पंत जी की कविताओं में मिलता है वैसा अन्यत्र इसलिए नहीं मिलता क्योंकि प्रकृति निरीक्षण का सुअवसर और उसके प्रति समर्पित मनोभाव किसी और कवि में न आ सका। प्रकृति से पंत की जन्मजात आत्मीयता है। प्रकृति का सौंदर्य उसमें कभी भक्ति भावना जगाता, इसलिए उन्होंने उसे देवी, माँ, सहचर, प्राण कहकर संबोधित किया। वह कभी प्राणों के प्रकृति के साथ बंध जाने के फलस्वरूप कह उठते हैं कि बांध दिए क्यों प्राण प्राणों से। मुक्तबोध के हर इमेज के पीछे शक्ति होती है। वे हर वर्णन को दमदार, अर्थपूर्ण और चित्रमय बनाते हैं। यह किस विद्वान का कथन है, तो शमशेर बहादुर सिंह। मुक्तिबोध के हर इमेज के पीछे शक्ति होती है। वे हर वर्णन को दमदार और चित्रमय बनाते हैं। यह कथन शमशेर बहादुर का है। अंधेरे में मुक्तिबोध के विषय में विद्वानों का कथन। प्रभाकर माचवे। अंधेरे में ग्रोनिका इज वियर्स गर्निका इज वियर्स। अंधेरे में इसके बहुत से
अंश पिकासो के प्रसिद्ध चित्र जैसा ही प्रभाव डालते हैं। रामविलास शर्मा अपराध भावना का अनुसंधान, आरक्षित जीवन की कविता, नामवर सिंह अस्मिता की खोज, नागार्जुन की जनवादी छवि सैनिक कवि का नक्शा लिए अवतरित होती है। यह कथन है रामविलास शर्मा का। रामविलास शर्मा का यह कथन है कि नागार्जुन की जनवादी छवि सैनिक कवि का नक्शा लिए अवतरित होती है। डॉक्टर नामवर सिंह ने नागार्जुन की कविता की शक्ति को इन पंक्तियों में व्यक्त किया है। इस बात में तनिक भी असंयोक्त नहीं है कि तुलसीदास के बाद नागार्जुन अकेले ऐसे कवि हैं जिनकी कविता की पहुँच किसानों की चौपाल से लेकर काव्य रसिकों की गोष्ठी तक है। काव्य सबसे पहले शब्द है और सबसे अंत में यही बात बच जाती है कि काव्य शब्द है। सारे कवि मर्म इसी परिभाषा से निश्चित होते हैं। आगे के उक्त कथन का अभिप्राय है कि शब्द की सम्यक योजना द्वारा अभिप्रेत की अभिव्यक्त करने का कौशल प्राप्त कर लेने पर कवि मर्म सफल हो जाता है। आगे के उक्त कथन का अभिप्राय है कि शब्द की सम्यक योजना द्वारा अभिप्रेत की अभिव्यक्त करने का कौशल प्राप्त कर लेने का कवि मर्म सफल हो जाता है। आगे ने काव्य लक्षण की परिभाषा देते हुए कहा है कि काव्य सबसे पहले शब्द और सबसे अंत में यही बात बच जाती है कि काव्य शब्द है। पंत के अनुसार साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है। छायावाद को समग्र रूप से समझने समझाने वाले प्रारंभिक श्रेष्ठ समीक्षक हैं नंद दुलारे वाजपेयी। छायावाद को समग्र रूप में समझने समझाने वाले प्रारंभिक श्रेष्ठ समीक्षक नंद दुलारे वाजपेयी हैं। नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद की परिभाषा दी है। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य की आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 1920 के आसपास युग की उद्भूत चेतना ने बाह्य अभिव्यक्ति से निराश होकर जो आत्मबद्ध अंतर्मुखी साधना आरंभ की वह काव्य में छायावाद के रूप में अभिव्यक्त हुई। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही छायावाद है। दुख की पिछली रजनी बीज विकसता सुख का नवल प्रभात किस काव्यकृत का प्रबोध वाक्य है तो कामायनी। दुख की पिछली रजनी बीज विकसता सुख का नवल प्रभात कामायनी कृत का प्रबोध वाक्य है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की कालजयी कृति है। यह महाकाव्यात्मक ढंग पर लिखी गई है। इसमें कुल 15 सर्ग हैं जो निम्न हैं: चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। रचना, रचनाकार और समय: राम की शक्ति पूजा निराला 1936 ईस्वी, पल्लव पंत 1928 ईस्वी, चांद का मुँह टेढ़ा मुक्तिबोध 1946 ईस्वी। लोकमंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है तो तुलसीदास। लोकमंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास है। इनकी कृति रामचरितमानस को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लोकमंगल की साधनावस्था का काव्य माना है। तुलसीदास के संबंध में जॉर्ज गियर्सन का कथन: महात्मा बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसी थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। बाल वर्णन संबंधी कविता आधुनिक काल में खूब रची गई। मध्यकाल में यह कवियों का रुचि क्षेत्र रहा है। समग्र रूप से समस्त हिंदी कविता में बाल वर्णन का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है तो है सूरदास। बाल वर्णन संबंधी कविताएं आधुनिक काल में खूब रची गईं। मध्यकाल में यह कवियों का रुचि क्षेत्र रहा है। समग्र रूप में समस्त हिंदी कविता में बाल वर्णन का सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास है। सूर ने वर्षल का जैसा मनोमुग्धकारी वर्णन किया है वैसा किसी ने नहीं किया है। स्पर्धा का भाव बालकों में स्वाभाविक होता है। सूर के काव्य में इसकी सुंदर व्यंजना इस प्रकार प्रकट हुई है: मैया कबहीं बढ़ेगी चोटी। सूरदास के संबंध में शुक्ल जी का कथन: वत्सल एवं श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आँखों से किया है उतना किसी कवि ने नहीं किया है। इन क्षेत्रों का कोना कोना झाँकाए हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार सूरदास बालक का हृदय लेकर प्रकट हुए और बालक हृदय लेकर ही इस संसार का निवाह कर गए। भारतीय नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का उद्देश्य रसास्वादन है। भारतीय नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक का उद्देश्य रसास्वादन है। नाटक काव्य का एक रूप है। रचना श्रवण
द्वारा ही नहीं अपितु दृष्टि द्वारा भी दर्शकों के हृदय में रसानुभूत कराती है, उसे नाटक कहते हैं। नाटक में श्रव्य काव्य से अधिक रमणीयता होती है। नाट्यशास्त्र में लोक चेतना को नाटक के लेखन और मंचन की मूल प्रेरणा माना गया है। चंद्रावली नाटिका के रचयिता हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। चंद्रावली नाटिका के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक, इस नाटक में वैष्णव भक्ति एवं प्रेम तत्व को चित्रित किया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित मौलिक नाटक है तो वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, विशेष विषमौषधम, प्रेम जोगिनी, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप। प्रसाद के नाटकों के प्रथम श्रेष्ठ समीक्षक हैं तो नंद दुलारे वाजपेयी। प्रसाद के नाटकों के प्रथम श्रेष्ठ समीक्षक नंद दुलारे वाजपेयी हैं। नंद दुलारे वाजपेयी को समन्वयशील, स्वच्छंदतावादी एवं स्पष्टवादी आलोचक माना जाता है। उन्होंने सर्वप्रथम छायावाद को मानवीय और सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में व्याख्यायित किया। वाजपेयी की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ हैं तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942, जयशंकर प्रसाद 1940, प्रेमचंद, आधुनिक साहित्य 1950, महाकवि सूरदास 1952, साहित्य का आधुनिक युग 1978, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, नया साहित्य नए प्रश्न। अपने कुकर्म का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में बहुत मधुर होता है। यह कथन है तो यह भट्टार्क का, किसका कथन है तो भट्टार्क का कथन है। अपने कुकर्म का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में मधुर होता है। यह कथन प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त के पात्र भट्टार्क का है। 1928 ईस्वी में रचित स्कंदगुप्त नाटक में कुमारगुप्त के विलासी साम्राज्य की उच्च स्थिति का चित्रण हुआ है, जहां आंतरिक कलह, संघर्ष, विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगे थे। स्कंदगुप्त नाटक के प्रमुख पात्र हैं भट्टार्क, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, पृथुसेन, बंधुवर्मा, महादंडनायक, पुरगुप्त, अनंत देवी, देवसेना, विजय इत्यादि। मेरी समझ में से तो मेरे शरीर की धातु मिट्टी है, जो किसी के लोभ की सामग्री नहीं और वास्तव में उसी के लिए सब धातु अस्त्र बनकर चलते हैं, लड़ते हैं, टूटते हैं, फिर भी मिट्टी होते हैं। यह हिंदी के किस नाटक में आया हुआ संवाद है तो है स्कंदगुप्त। मेरी समझ से तो मेरे शरीर की धातु मिट्टी है, जो किसी के लोभ की सामग्री नहीं है और वास्तव में उसी के लिए बस धातु अस्त्र बनकर चलते हैं, लड़ते हैं, टूटते हैं, फिर भी मिट्टी होते हैं। यह स्कंदगुप्त नाटक में आया हुआ संवाद है। भारत दुर्दशा भारत के तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण व अंग्रेजी राज की अप्रत्यक्ष निंदा। अंधेर नगरी राजा की मूर्खता, अन्याय और अंधेरगर्दी पर तीखा व्यंग। शुक्ल इसका कथन प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाओं, अलछेंद्र का आक्रमण, नंदवंश का नाश, सेल्यूकस का पराभव, चंद्रगुप्त की प्रतिष्ठा के आधार पर निर्मित। भारत दुर्दशा नाटक की रचना करने के पीछे भारतेंद्र जी का उद्देश्य था तो भारतीय नागरिकों के अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करना। भारत दुर्दशा नाटक की रचना करने के पीछे भारतेंद्र जी का उद्देश्य भारतीय नागरिकों को अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करना। भारत दुर्दशा नाट्य या हास्य रूपक है। इस नाटक में भारत के तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण एवं अंग्रेजी राज की अप्रत्यक्ष निंदा है। अन्य हिंदी नाटककारों की अपेक्षा भारतेंद्र हरिश्चंद्र की विशिष्टता थी। तो क्या विशिष्टता थी कि अन्य हिंदी विशिष्टता थी तो थी कि रचना, मंचन, निर्देश, अभिनय, विज्ञापन और मूल्यांकन से जुड़ा होना। अन्य हिंदी नाटककारों की अपेक्षा भारतेंद्र हरिश्चंद्र की विशिष्टता थी कि रचना, मंचन, निर्देश, अभिनय, विज्ञापन और मूल्यांकन से जुड़ा होना। भारतेंद्र बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। हिंदी पत्रकारिता, नाटक और काव्य के क्षेत्र में उनका बहुमूल्य योगदान रहा है। हिंदी के नाटकों का प्रारंभ भारतेंद्र हरिश्चंद्र से माना जाता है। एक जमाने में नाटकों के असंभव समझे जाने वाले दृश्यों को भी आज भी वैज्ञानिक तकनीक से मंचों पर प्रस्तुत करना सुगम हो चुका है। फिर भी प्रसाद के नाटकों विशेषता उनके स्कंदगुप्त नाटक को मंच अभिनय अभी भी लोकप्रिय नहीं हो पाया है, क्योंकि
नाटक देखने वाली जनता प्रसाद के नाटकीय संवादों की भाषा के स्तर तक नहीं पहुंच पाई है। एक जमाने में नाटकों के असंभव समझे जाने वाले दृश्यों को भी आज की वैज्ञानिक तकनीक के मंचों पर प्रस्तुत करना सुगम हो चुका है। फिर भी प्रसाद के नाटकों, विशेषतः उनके स्कंदगुप्त नाटक को मंच अभिनय अभी भी लोकप्रिय नहीं हो पाया है, क्योंकि नाटक देखने वाली जनता प्रसाद के नाटकीय संवादों की भाषा के स्तर तक नहीं पहुंच पाई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी निबंध की किस विशेष धारा के श्रेष्ठ निबंधकार हैं? तो वस्तुव्यंजक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी निबंध की वस्तुव्यंजक विचारधारा के श्रेष्ठ निबंधकार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों से ही सबसे अधिक संभव है। आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि भाग 1 में लिखा है कि इस पुस्तक में मेरी अंतर्यात्रा में पड़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकल रही बुद्धि पर हृदय के भी साथ लेकर शुक्ल जी द्वारा रचित निबंध भाव, मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्त, करुणा, लज्जा, ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्षा, भय, क्रोध, कविता क्या है, काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था आदि। हिंदी गद्य में जब प्रगतिशील से लेकर प्रेरित रचनाएं हो रही थी, तब कविता में छायावाद अपने शिखर पर था। उस विशेष काल की एक उत्कृष्ट काव्यकृति थी तो है पल्लव। क्या थी? पल्लव। हिंदी गद्य में जब प्रगतिशीलता में प्रेरित रचनाएं हो रही थी, तब कविता में छायावाद अपने शिखर पर था। उस विशेष काल की एक उत्कृष्ट काव्यकृति पल्लव थी। पल्लव पंथ की पूर्ण प्रतिभा के उन्मेष की सर्वश्रेष्ठ रचना है। पल्लव की भूमिका में प्रवेश के माध्यम से छायावादी विरोधियों का मुंह बंद करने का प्रयास किया गया है। पल्लव को छायावाद युग का मैनिफेस्टो, घोषणापत्र कहा जाता है, क्योंकि इसमें सर्वप्रथम छायावाद के बहिरंग की समीक्षा हुई है। पल्लव को प्रकृति की चित्रशाला कहा गया है। गोदान उपन्यास में शिक्षक पात्र कौन है? तो मेहता। गोदान उपन्यास में शिक्षक पात्र मेहता। गोदान ग्राम्य जीवन और कृषि संस्कृति पर का महाकाव्य है। यह उपन्यास 1936 में प्रेमचंद द्वारा लिखा गया। इसमें किसान जीवन की महागाथा एवं ऋण की समस्या का अंकन किया गया है। इसमें प्रगतिवाद, गांधीवाद, मार्क्सवाद, साम्यवाद का पूर्ण परिप्रेक्ष्य में चित्रण हुआ है। इसके प्रमुख पात्र होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, भोला, राय साहब, मेहता, मालती, खन्ना, दाता दीन, गोविंदी आदि है। गोदान उपन्यास की कथावस्तु की कसावट में कमी आई है तो है शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से गोदान उपन्यास की कथावस्तु की कसावट में कमी आई है, क्योंकि शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से गोदान ग्राम्य जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य है। गोदान के नायक और नायिका होरी और धनिया के रूप में हम भारत की एक विशेष संस्कृति को सजीव और साकार पाते हैं। ऐसी संस्कृति जो अब समाप्त हो रही है या हो जाने को है, फिर भी जिसमें भारत की मिट्टी की सुभाष भरी है। प्रेमचंद ने इसे अमर बना दिया है। आवेग एक वस्तु, जीवन दूसरी। जीवन की सफलता के लिए किसी समय आवेग का दमन आवश्यक हो जाता है। यह निम्नलिखित में से किस विशेष रचना का अंश है? तो है दिव्या। आवेग एक वस्तु, जीवन दूसरी। जीवन की सफलता के लिए किसी समय आवेग का दमन आवश्यक हो जाता है। उक्त पंक्ति यशपाल द्वारा रचित दिव्या उपन्यास का अंश है। यह 1945 में रचित ऐतिहासिक कल्पना पर आधारित है। स्कंदगुप्त प्रसाद द्वारा रचित स्कंदगुप्त नाटक में कथावस्तु में 5 अंकों का विधान किया गया है। यह नाटक प्रसाद के अन्य नाटकों की भांति राष्ट्रीय भावना, देश प्रेम और मानव मूल्यों की स्थापना के उद्देश्य से लिया गया है। इसमें प्रारंभ से अंत तक भारतीय संस्कृति के प्रति अनुराग चित्रित हुआ है। यशपाल अपने उपन्यासों में बरबस ही अपनी एक विशेष विचारधारा को ठूस देते हैं। यह विशेष विचारधारा है मार्क्स लेनिन का साम्यवाद।
यशपाल अपने उपन्यासों में बरबस ही अपनी एक विशेष विचारधारा को ठूस देते हैं। यह विशेष विचारधारा मार्क्स लेनिन का साम्यवाद है। यशपाल के लेखन की प्रमुख विधा उपन्यास है, लेकिन अपने लेखन की शुरुआत उन्होंने कहानियों से की है। इनके प्रमुख उपन्यास हैं दादा कामरेड, देशद्रोह, दिव्या पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, झूठा सच, 12 घंटे आदि। मैला आंचल की भाषा पर निश्चित हिंदी के व्याकरण की कसौटी पर जगह जगह खरी नहीं उतरती, फिर भी अपने जमाने की यह अत्यंत लोकप्रिय रचना सिद्ध हुई है। इसका कारण यह है कि परिवेश और पात्रों के अनुरूप यथार्थपरक भाषा का प्रयोग हुआ। मैला आंचल की भाषा पर निश्चित हिंदी के व्याकरण की कसौटी पर जगह जगह खरी नहीं उतरती, फिर भी अपने ज़माने की यह अत्यंत लोकप्रिय रचना सिद्ध हुई है। इसका कारण यह है कि परिवेश और पात्रों के अनुरूप यथार्थपरक भाषा का प्रयोग हुआ है। मैला आंचल हिंदी का श्रेष्ठ और सशक्त आंचलिक उपन्यास है। नेपाल की सीमा से सटे पूर्वी बिहार के एक पिछड़े ग्रामीण अंचल को पृष्ठभूमि बनाकर रेणु ने इनमें वहाँ के जीवन का, जिससे वह स्वयं ही घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे, अत्यंत जीवंत और मुखर चित्रण किया है। बावन ने दो आज़ाद देशों के हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को, इंसानियत को बस 2 डग में नाप दिया। यह कथन है तो है फणीश्वर नाथ रेणु का। बावन ने दो आज़ाद देशों की हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को, इंसानियत को बस 2 डग में नाप लिया है। यह कथन फणीश्वर नाथ रेणु का है। फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार हैं। सन 1954 ईस्वी में प्रकाशित इस उपन्यास की कथावस्तु बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के मोरीगंज की ग्रामीण जिंदगी की से संबंध है। यह स्वतंत्र होते और उसके तुरंत बाद के भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य का ग्रामीण संस्करण है। रेणु द्वारा रचित अन्य उपन्यास प्रति परिकथा, दीर्घतफा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू, बाबर रोड और राम रतन धन आदि है। कितने ही सिद्धांत जो एक जमाने में सत्य समझे जाते थे आज असत्य सिद्ध हो गए हैं, पर कथाएं आज भी उतनी ही सत्य हैं, क्योंकि इसका संबंध मनोभाव से है। यह निम्नलिखित में से किसका कथन है? तो है प्रेमचंद्र का। किसका कथन है? प्रेमचंद्र का है। कितने ही सिद्धांत जो एक जमाने में सत्य समझे जाते थे आज असत्य सिद्ध हो गए हैं, पर कथाएं आज भी उतनी ही सत्य हैं, क्योंकि उसका संबंध मनोभाव से है। यह कथन मुंशी प्रेमचंद का है। आचार्य शुक्ल का कथन है कि कविता ही मनुष्य के हृदय के स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल के ऊपर उठाकर लोक सामान्य की भावभूमि पर ले जाती है। इस भूमि पर पहुँचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता ही नहीं रहता। वह अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन किए रहता है। लड़कपन था जब मैं उसके समकक्ष था, हम में कोई भेद न था। यह पद पाकर मैं अब केवल उसकी दया के योग्य हूँ। वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता। वह बड़ा हो गया, मैं छोटा हो गया हूँ। यह निम्नलिखित में से किस कहानी का अंश है? तो गुल्ली डंडा। लड़कपन था तब मैं उसके समकक्ष था, हम में कोई भेद न था। यह पद पाकर मैं अब केवल उसकी दया के योग्य हूँ। वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता। वह बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूँ। यह प्रेमचंद द्वारा रचित गुल्ली डंडा कहानी का अंश है। ईदगाह प्रेमचंद। इसमें एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो साल भर ईद का इंतज़ार करता है और अब उसे मेले के लिए नाम मात्र के पैसे मिलते हैं, तो वह खुद पर न खर्च कर अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है। निम्नलिखित में से कौन कहानीकार प्रेमचंद युग में ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका था? जैनेन्द्र ऐसे कहानीकार हैं जो प्रेमचंद युग में ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके थे। जैनेन्द्र के कहानियों के माध्यम से पहली बार हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व मिला है। जैनेन्द्र द्वारा रचित कहानी संग्रह फांसी, वातायन, दो चिड़िया, एक रात, नीलम देश की राजकन्या, ध्रुव यात्रा, पाजेब, जयसंधि आदि। प्रेमचंद जी की किस कहानी में बाल चरित्र का अनोखा वर्णन है? ईदगाह। प्रेमचंद की कहानी ईदगाह में बाल चरित्र का अनोखा वर्णन है। बाल मनोविज्ञान पर आधारित ईदगाह कहानी प्रेमचंद की उत्कृष्ट रचना है। इसमें मानवीय संवेदना और जीवन मूल्यों के
तथ्यों को जोड़ा गया है। कफन कहानी का उद्देश्य आर्थिक विषमता वाले जिस समाज में एक और तथाकथित धनी मनी और बड़े लोग बैठे बैठे दुनिया के सारे आनंद लेते हैं तथा निर्धन मजदूर एवं किसान रात दिन कठिन परिश्रम करके 2 जून की रोटी का जुगाड़ नहीं कर पाते। साहित्य का इतिहास साधारण इतिहास से इस माने में भिन्न होता है कि देश विदेश की राजसत्ताओं के उत्थान पतन की चर्चा न कर उसकी मानव हित विरोधी नीतियों का पर्दाफाश किया जाता है। साहित्य का इतिहास साधारण इतिहास से इस प्रकार भिन्न होता है कि देश विदेश की राजसत्ताओं के उत्थान पतन की चर्चा न कर उनकी मानव हित विरोधी नीतियों का पर्दाफाश किया जाता है। आचार्य शुक्ल ने साहित्य के इतिहास की परिभाषा दी है। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता के चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक एवं धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। भारतीय साहित्यशास्त्र में रस निष्पत्ति सिद्धांत निम्नलिखित साहित्य आचार्य की स्थापना है। तो है आचार्य भरत। भारतीय साहित्यशास्त्र में रस निष्पत्ति सिद्धांत भरत मुनि नामक साहित्याचार्य की स्थापना है। आचार्य भरत मुनि को रस संप्रदाय का मूल प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में जो रस सूत्र दिया वह है विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोगाद्रश्य निष्पत्ति। अर्थात विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भावों के स्थायी भाव से संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस रस सूत्र के प्रमुख व्याख्याता आचार्य हैं तो भट्टलोल्लट उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, आचार्य शंकुक अनुमतवाद, भट्टनायक भुक्त या भोगवाद, अभिनवगुप्त अभिव्यक्तवाद। मीराबाई की रचनाओं में किस भाषा की छौंक ज़्यादा पाई जाती है? तो राजस्थानी की। मीराबाई की रचनाओं में राजस्थानी भाषा की छौंक ज़्यादा पाई जाती है। मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवित्री हैं। इनके काव्य में राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। मीराबाई की उपासना माधुर भाव की थी। मीराबाई की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, मल्हार राग और सत्यभामा, निरुत्सण, मीरा की गरबी और रुक्मणी मंगल। कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? रामचंद्रिका। कवि केशवदास की कृति रामचंद्रिका अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है। यह एक प्रबंध काव्य है। रामचंद्रिका में केशवदास को संवाद योजना में बेजोड़ सफलता हाथ लगी है। रामस्वरूप चतुर्वेदी की दृष्टि में छंदों के वैविध्य के कारण रामचंद्रिका छंदों का अजायब घर है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़द्वाल ने रामचंद्रिका को फुटकर कविताओं का संग्रह कहा है। रतन बावनी कुंवर रत्न सिंह की वीरता, शौर्य, पराक्रम का वर्णन 53 छंदों में रचित है। रसिक प्रिया, नायिका भेद एवं रस निरूपण, 16 प्रभाव। रामचंद्रिका, राम कथा एवं राम का गुणगान, 39 प्रकाश। कवि प्रिया, अलंकार पर आधारित रचना, 16 प्रकाश है। भर रही भनक बनक तालन की, कनक कनक तामे खनक चुरीन की है। तो किस कवि के छंद की पंक्तियां हैं देव की? भरी हरि भनक बनक तालन की, तनक तनक तामे खनक चुरीन की। उक्त छंद की पंक्तियां कविदेव की है। देव आचार्य एवं कवि दोनों रूपों में सामने आते हैं। देव कविता में अभिधा को महत्व देते हुए काव्य रसायन में लिखते हैं: अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी घात नवीन। आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है कि गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना। आधुनिक काल के साहित्य को सबसे बड़ी विशेषता गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल तत्कालीन राजनीतिक गतिविधियों से प्रभावित हुआ। इसको हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ युग माना जा सकता है। इसमें पद्य के साथ साथ गद्य, समालोचना, कहानी एवं पत्रकारिता का विकास हुआ। वे कवि जो काव्य सर्जक के साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय रूप से जुड़े थे, उनमें
अग्रगण्य हैं तो मैथिली शरण गुप्त। वे कवि काव्य सर्जना के साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय रूप से जुड़े थे। उनमें अग्रगण्य मैथिली शरण गुप्त जी हैं। मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी और हरगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। इनकी लोकप्रियता का मूलधार साकेत है। इसके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं रंग में भंग, जयद्रथ वध, किसान, विकट भट्ट, गुरुकुल, साकेत, भारत भारती, झंकार, यशोधरा, पंचवटी, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया आदि। किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा का नाम है तो रेखा चित्र। किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा का नाम रेखा चित्र है। रेखा चित्र शब्द अंग्रेजी के स्केच शब्द का हिंदी रूपांतरण है। जैसे स्केच में रेखाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति या वस्तु का चित्र प्रस्तुत किया जाता है, ठीक वैसे ही शब्द रेखाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसके समग्र रूप में पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। श्री राम शर्मा के रेखाचित्रों का प्रथम संग्रह बोलती प्रतिमा 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। प्रगतिवादी कवियों में अपनी विचारधारा से कट्टरता पूर्वक जुड़े रहने वाले कवि हैं तो गजानन माधव मुक्तिबोध। प्रगतिवादी कवियों में अपनी विचारधारा से कट्टरता पूर्वक जुड़े रहने वाले कवि गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। मुक्तिबोध हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि, आलोचक, निबंधकार, कहानीकार तथा उपन्यासकार थे। उन्हें प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच का एक सेतु भी माना जाता है। मुक्तिबोध को गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। इनकी 2 काव्य कृतियाँ प्रकाशित हैं। चांद का मुँह टेढ़ा 1964, भूरी भूरी खाक धूल 1980। नई नई काव्यधाराओं के अनेकानेक कवियों को प्रकाशित करके भी उनकी सर्वाधिक आलोचना के पात्र बन जाने वाले कवि हैं तो अज्ञेय। नई नई काव्यधाराओं में अनेकानेक कवियों को प्रकाशित करके भी उसकी सर्वाधिक आलोचना के पात्र बन जाने वाले कवि अज्ञेय हैं। प्रयोगवाद का श्री गणेश अज्ञेय के संपादकत्व में प्रकाशित 1943 से माना जाता है। अज्ञेय के संपादक में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुके हैं। इस प्रकार तार सप्तक 1943, दूसरा तार सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959, चौथा सप्तक 1979। भाषा वैज्ञानिक की दृष्टि से भाषा की परिभाषा ये है। भाषा मानव मुख के ध्वन्याङ्गों से निश्चित सामाजिक स्वीकृति प्राप्त सार्थक पदों के सुशृंखल वाक्यों द्वारा विचार विनिमय का माध्यम है। विचार विनिमय का माध्यम है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा की परिभाषा है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा की परिभाषा की भाषा मानव मुख के ध्वन्याङ्गों से निश्चित सामाजिक स्वीकृति प्राप्त सार्थक पदों से सुशृंखलित वाक्यों द्वारा विचार विनिमय का माध्यम है। निम्न विद्वानों के अनुसार भाषा की परिभाषा। कामता प्रसाद गुरु। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरे पर भलीभांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्पष्टता से ग्रहण करने में सक्षम हो जाता है। डॉक्टर श्यामसुंदर दास के अनुसार विचारों की अभिव्यक्ति के लिए व्यक्ति ध्वनि संकेतों के व्यवहार को भाषा कहते हैं। भाषा की लघुत्तम इकाई है तो ध्वनि। भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। सार्थक वर्ण या वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है और जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे पद कहते हैं। व्याकरण के नियमों के अनुसार विभक्ति, वचन, लिंग, काल आदि की योग्यता रखने वाला वर्णों का समूह पद कहलाता है। पाल पद की बहुमान व्युत्पत्ति है तो पर्याय, पलियाय, पलियाली और पलियाली और पाली। पाली शब्द की बहुमान व्युत्पत्ति पर्याय से पलियाय और पलियाली पाली। यह व्युत्पत्ति भाषा विद्वान भिक्षु जगदीश कश्यप ने दी। पाली का अर्थ बुद्ध वचन होने से यह केवल त्रिपिटक ग्रंथों के लिए प्रयुक्त हुआ। त्रिपिटकों की संख्या 3 है, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। इसमें प्रथम प्रकृत भाषा भी कहते हैं। सर्वसम्मति से विद्वानों में पाली भाषा का प्रदेश मध्य प्रदेश की बोली को स्वीकार किया है। पाली भाषा के सर्वप्रधान व्याकरण हैं तो कच्चायन। पाली भाषा के सर्वप्रधान व्याकरण कच्चायन है। पाली भाषा के 3 व्याकरण ग्रंथ उपलब्ध हैं जो निम्न हैं। कच्चायन व्याकरण, महाकच्चायन और मोग्गालान व्याकरण, मोग्गालान सद नीति व्याकरण और वार्मी भिक्षु अंगवंश। प्राकृत संस्कृतम और तदागतम प्राकृतिक उक्ति का उचित भावार्थ है तो है
प्रकृत रूप में आधार भाषा की संस्कृत उससे जो विकसित हुई यह प्रकृत भाषा कहलाई। प्राकृतिक संस्कृतम तदागतम प्राकृतम उक्ति का उचित भावार्थ है प्रकृत रूप में आधार भाषा की संस्कृत उससे जो विकसित हुई यह प्रकृत भाषा कहलाई है। प्रकृत व्याकरणों में सर्वप्रथम नाम बर्रुच 7वीं शताब्दी का आता है। इसके व्याकरण ग्रंथ का नाम प्राकृतिक प्रकाश है। इसमें इन्होंने प्रकृत के 4 भेद बताए हैं। महाराष्ट्री, पैशाची, मागधी, शौरसेनी। हेमचंद को प्रकृत का पाणिनि माना जाता है। अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ है तो प्राकृतिक भाषाओं से। अपभ्रंश भाषाओं का विकास प्रकृत भाषाओं से हुआ है। अपभ्रंश मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है। इसलिए विद्वानों ने अपभ्रंश को एक संधि कालीन भाषा कहा है। अपभ्रंश भाषा का विकास निम्न रूप से हुआ है: संस्कृत, पाल, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और हिंदी। हिंदी भाषा की सतत प्रवाह को ठीक एक जैसे रूप में विकसित हुआ न देख उसके एक विशेष युगीन रूप को निम्नलिखित भाषाविद के नाम से दिया: पुरानी हिंदी। चंद्र शर्मा गुलेरी। हिंदी भाषा के सतत प्रवाह को ठीक एक जैसे रूप को विकसित हुआ न देख उसके एक विशेष युगीन रूप को चंद्र शर्मा गुलेरी नामक भाषाविद ने पुरानी हिंदी नाम दिया है। गुरु गोरखनाथ को हिंदी के किस विशेष रूप का कवि स्वीकार किया जाता है तो वह पुरानी हिंदी के कवि। गुरु गोरखनाथ को पुरानी हिंदी के कवि के रूप में स्वीकार किया जाता है। गोरखनाथ के गुरु का नाम सत्येंद्र नाथ था। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ शब्दी, पद, प्राण संकली, शिष्य दर्शन, नरवय बोध, सप्तावर, रोमावली, आत्मबोध, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, अभय मात्रा जोग, पंचमात्रा, गोरख बोध आदि। हिंदी साहित्य के मध्यकाल में ब्रज भाषा का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास इस प्रकार हुआ है। तो ब्रजेतर क्षेत्र में भाषियों ने भी इसे अपने सृजन का माध्यम बनाया है। हिंदी साहित्य के माध्यम में ब्रज भाषा का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास इस कारण हुआ है क्योंकि ब्रजेतर क्षेत्र के भाषियों ने भी इसे अपने सृजन का माध्यम बनाया। साहित्यिक ब्रजभाषा 10वीं-11वीं शताब्दी के आसपास ही शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई। अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय इन्हें दिया जाता है तो वह गोस्वामी तुलसीदास को। अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का श्रेय गोस्वामी तुलसीदास को दिया जाता है। गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी तथा ब्रज दोनों भाषाओं की रचनाएं की। अवधी भाषा में रचित ग्रंथ है रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला, नाचू, वरबे, रामायण। जबकि ब्रज भाषा में लिखे ग्रंथ विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली, रामाज्ञ प्रश्न, श्री कृष्ण गीतावली, हनुमान बाहुक आदि। खड़ी बोली गद्य का विकास होना आरंभ हुआ है तो डी महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा गद्य में ही रचनाएं करने के लिए विशेष रूप से आग्रह करने से। खड़ी बोली गद्य का विकास होना महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा गद्य में ही रचनाएं करने के लिए विशेष रूप से आग्रह करने से आरंभ हुआ। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी वह महान शख्सियत थे जिन्होंने खड़ी बोली हिंदी को ब्रज भाषा के रूप में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित किया है। खड़ी बोली हिंदी को स्थिर, निश्चित एवं उसे सर्वसम्मत रूप प्रदान किया है। खड़ी बोली गद्य के विकास का मूल आधार बना है तो है खड़ी बोली की व्याकरण का मानवीकरण हो जाना। खड़ी बोली के विकास का मूल आधार बना खड़ी बोली के व्याकरण का मानवीकरण हो जाना। खड़ी बोली गद्य का आरंभ खड़ी बोली गद्य की सबसे प्राचीन रचना अकबर के राजदरबारी कवि गंगा द्वारा लिखित चंद छंद बनवर की महिमा है जिसमें ब्रज भाषा और खड़ी बोली के दर्शन होते हैं। खड़ी बोली का परिष्कृत रूप सर्वप्रथम राम प्रसाद निरंजनी द्वारा रचित भाषा योग वशिष्ठ में मिलता है। भारतीय संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। भारतीय संविधान में हिंदी को संघ राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्राप्त हुई है। इसका उल्लेख संविधान के भाग 17 के अध्याय की अनुच्छेद 343 फर्स्ट में वर्णन है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ की राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव संसद में पारित हुआ उसके प्रस्तावक
थे तो है श्री गोपाल स्वामी अयंगर। हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने को प्रस्ताव संसद में पारित हुआ। इसके प्रस्तावक श्री गोपाल स्वामी अयंगर थे। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 51 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई। वर्तमान भारतीय गणतंत्र में हिंदी भाषा किस विशेष भाषा के रूप में मान्य है तो है राजभाषा। वर्तमान भारतीय गणतंत्र में हिंदी भाषा राजभाषा के रूप में मान्य है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में यह कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अंकों का भारतीय रूप अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। राष्ट्रभाषा का दर्जा उस भाषा को होता है कि जो पूरे राष्ट्र में पाई जाती है। राष्ट्रभाषा का दर्जा उस भाषा का होता है जो पूरे राष्ट्र में पाई जाती है। राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा अर्थात आमजन की भाषा, जनभाषा। जो भाषा समस्त राष्ट्र में जन जन के विचार विनिमय का माध्यम हो वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय संवाद संपर्क की आवश्यकता भी होती है। मानक भाषा किसी भाषा का वह रूप है जिससे भिन्न भिन्न भाषा क्षेत्रों में उसका एक रूप समान हो, प्रमाणिक माना जाता है और वही तदनुरूप प्रयुक्त होता हो। मानक भाषा किसी भाषा का वह रूप होता है जिससे भिन्न भिन्न भाषा क्षेत्र में उसका एक रूप समान रूप से प्रमाणिक माना जाता है और वही तदनुरूप प्रयुक्त होता है। मानक भाषा है ना, स्टैंडर्ड लैंग्वेज किसी भाषा की वह भाषा प्रयुक्त या भाषिक होती है जो किसी समुदाय, राज्य या राष्ट्र में संपर्क भाषा का दर्ज रखे और लोक संवाद में प्रयोग हो। इन भाषाओं को अक्सर एक मानकीकरण की प्रक्रिया से गुजरकर मानक बना दिया जाता है। भारतीय भाषाओं के भाषा सर्वेक्षण का कार्य संपादन एवं कई खंडों में उसका प्रकाशन निम्नलिखित विद्वान की अध्यक्षता में संपन्न हुआ है तो सर जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन। भारतीय भाषाओं के भाषा सर्वेक्षण का कार्य संपादन कई खंडों में उसका प्रकाशन सर जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन नामक विद्वान की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। गियर्सन ब्रिटिश के ज़माने में इंडियन सिविल सर्विस के कर्मचारी थे। भाषा विज्ञान के क्षेत्र में गियर्सन का महत्वपूर्ण योगदान है। गियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ फ्रेंच भाषा में 1888 ईस्वी में रचना की है। हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली निर्माण का कार्य करने वाली संस्था का नाम है वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग। हिंदी को वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली निर्माण का कार्य करने वाली संस्था का नाम वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग है। यह संस्था हिंदी और तकनीकी शब्दों को परिभाषित एवं नए शब्दों का विकास करती है। भारत की स्वतंत्रता के बाद वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली के लिए शिक्षा संस्था ने सन 1950 में बोर्ड की स्थापना की। सन 1952 में बोर्ड के तत्वावधान में शब्दावली निर्माण का कार्य हुआ है। अंततः 1960 में केंद्रीय निदेशालय और 1981 में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना हुई। हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण हेतु संस्कृत शब्दों को प्राथमिकता देते हुए उपयोगी शब्द ग्रहण किए जाते हैं। सभी मान्यता एवं भारतीय भाषाओं से हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण हेतु संस्कृत शब्दों को प्राथमिकता देते हुए उपयोगी शब्द सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से ग्रहण किए जाते हैं। कुमाऊनी भाषा भाषी क्षेत्र हैं तो रानीखेत, नैनीताल। कुमाऊनी भाषा के उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है। इस बोली को हिंदी की सहायक पहाड़ी भाषाओं की श्रेणी में रखा जाता है। यह उत्तराखंड के निम्न जिलों में बोली जाती है। अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, ऊधम सिंह नगर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। भोजपुरी भाषा अपने व्यवहारिक ढांचे में इस भाषा से काफ़ी समानता रखती है। बंगला भाषा से भोजपुरी भाषा अपने व्याकरणिक ढांचे में बंगला भाषा से काफ़ी समानता रखती है। भोजपुरी उपभाषा बिहारी हिंदी की एक बोली है। पश्चिमी बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी बोली
आती है। भोजपुरी बोली का क्षेत्र है बिहार के भोजपुर, शाहाबाद, सारण, छपरा, चंपारण, रांची और जमशेदपुर, पलामू का कुछ भाग, उत्तर जगदीशपुर होगा शायद यार, जसपुर, उत्तर प्रदेश के वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ आदि जिलों में बोली जाती है। खड़ी बोली के परिशिष्टित रूप का विशिष्ट भाषी क्षेत्र हैं तो मेरठ, बुलंदशहर, खुर्जा। खड़ी बोली के परिशिष्टित रूप का विशिष्ट भाषी क्षेत्र मेरठ, बुलंदशहर, खुर्जा है। खड़ी बोली से तात्पर्य खड़ी बोली हिंदी से है, जिसे भारतीय संविधान ने राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से इसे आदर्श स्टैंडर्ड हिंदी, उर्दू तथा हिंदुस्तानी की मूल आधार स्वरूप बोली होने का गौरव प्राप्त है। इसका क्षेत्र मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून के मैदानी भाग, अम्बाला, कलसिया, पटियाला के पूर्व भाग, रामपुर और मुरादाबाद आदि। ब्रज भाषा का आधार भाषा रही है तो सरसेनी भाषा। ब्रज भाषा का आधार भाषा सरसेनी भाषा रही है। सरसेनी भाषा से 3 उपभाषाओं का विकास हुआ है: पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत निम्नलिखित बोलियां आती हैं: खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणवी, ब्रज भाषा तथा कन्नौजी। अवधी भाषा की शब्दावली है तद्भव बहुला। अवधी भाषा की शब्दावली तद्भव बहुला है। अवधी हिंदी क्षेत्र की एक उपभाषा है। अर्थमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं: अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी बोली उदासीन आकार बहुला के अंतर्गत आती है। इसका क्षेत्र अयोध्या, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, जौनपुर आदि है। वाक्य संगठन की दृष्टि से हिंदी भाषा है तो संस्कृत भाषा की भांति प्रयोगात्मक, सभी भक्ति तथा स्थानीयता के आग्रह से मुक्त है। वाक्य संगठन की दृष्टि से हिंदी भाषा संस्कृत भाषा की भांति योगात्मक, सभी भक्ति तथा स्थानीयता के आग्रह से मुक्त है। मानक हिंदी व्याकरण के कारण वह व्याकरण कोटि है जो संज्ञा तथा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करती है। मानक हिंदी व्याकरण के कारण वह व्याकरण कोटि है जो संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करती है। कारक शब्द का व्युत्पत्तिगत अर्थ करने वाला या बनाने वाला। हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संपादन के लिए को अपादान से अलग के अर्थ में संबंध काके की रारेरी अधिकरण में परे पर ऊपर संबोधन हे भो अरे। मैं अपना काम आप करता हूँ। इस वाक्य में मानक हिंदी व्याकरण के दृष्टि से आप पद है निजवाचक सर्वनाम। मैं अपना काम आप करता हूँ। इस वाक्य में मानक हिंदी व्याकरण के दृष्टि से आप पद निजवाचक सर्वनाम है। आप शब्द किसी वाक्य के लिए प्रयोग होता है तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, परंतु जब स्वयं के लिए होता है तो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। अनेक संशोधन कमीशनों के प्रयासों के बावजूद देवनागरी लिपि परिपूर्णता नहीं पा सकी है। अपनी मूल प्रकृति के आरक्षित होने का कारण है। अनेक संशोधन कमीशनों के प्रयासों के बावजूद देवनागरी लिपि परिपूर्णता नहीं पा सकी है। अपनी मूल प्रकृति के आरक्षित होने के कारण नागरी लिपि सुधार समिति की स्थापना 1935 ईस्वी में काका कलेलकर की अध्यक्षता में हुई। हिंदी भाषा की शब्द संपदा में सम्मिलित है तो है शब्द तद्भव, देशज, देशी और विदेशी शब्द। हिंदी भाषा की शब्द संपदा में सम्मिलित तत्सम, तद्भव, देशज, देशी और विदेशी शब्द है। तत्सम शब्द का अर्थ उसके समान। तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द हैं जो हिंदी के जो के त्यों प्रचलित हैं। संस्कृत भाषा की विकास यात्रा में इन शब्दों का परिवर्तन हुआ है। तद्भव संस्कृत के वे शब्द हैं जो भाषा की विकास यात्रा में विकृत होकर हिंदी में पहुँचे, जैसे चंद्र से चांद, सूर्य से सूरज, रात्रि से रात।
देशज, देश का अर्थ है देश से उत्पन्न, देश के शब्द जिनकी उत्पत्ति का कोई व्याकरणिक स्रोत नहीं होता है, वे शब्द बोलचाल में स्वतः निर्मित हो जाते हैं। विदेशी शब्द, विदेशी शब्द वे हैं जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं। अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली आदि अनेक विदेशी भाषाओं के शब्दों की हिंदी में भरमार है। हिंदी कवियों रचनाकारों की रचनाओं के संबंध में गारशा दत्तासी ने 1839 में, मौलवी करीमुद्दीन ने 1848 ईस्वी में, शिव सेंगर ने 1883 में और जॉर्ज गियर्सन ने 1889 ईस्वी में अपने इतिहास ग्रंथ प्रकाशित किए। कालक्रम में बाद का होने पर भी गियर्सन के ग्रंथ को हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि इसमें रचनाकारों के अनुसार सुसंबद्ध करके विश्लेषण करने की दृष्टि है। हिंदी कवियों एवं रचनाकारों की रचनाओं के संबंध में गारशा दत्तासी ने 1839 में, मौलवी करीमुद्दीन ने 1884 में, शिव सेंगर ने 1883 में और जॉर्ज गियर्सन ने 1889 में अपने इतिहास ग्रंथ प्रकाशित किए। कालक्रम में बाद का होने पर भी गियर्सन के ग्रंथ को हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि इनमें रचनाकारों को कालक्रमानुसार सुसंबद्ध करके विश्लेषण करने की दृष्टि मौजूद है। जॉर्ज गियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान फ्रेंच भाषा को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास के विभिन्न कालों में हिंदी भाषा का अपना रूप भिन्न भिन्न होता रहा है। ऐसी दशा में भी उसे एक ही भाषा के साहित्य का इतिहास इसलिए कहा जाता है कि हिंदी भाषा का मूल स्वरूप बराबर एक ही रहा है, भले ही भिन्न भिन्न समयों में उसका कोई एक रूप प्रधानता पा गया हो। हिंदी साहित्य के इतिहास के विभिन्न कालों में हिंदी भाषा का अपना रूप भिन्न भिन्न होता रहा है। ऐसी दशा में भी उसे एक ही भाषा के साहित्य का इतिहास इसीलिए कहा जाता है कि हिंदी भाषा का मूल स्वरूप बराबर ही रहा है, भले ही भिन्न भिन्न समयों में उसका कोई एक रूप प्रधानता पा गया। हिंदी साहित्य को के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया है तो राहुल संकेत्यायन ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम राहुल संकेत्यायन ने दिया है। विद्वानों द्वारा आदिकाल का नामकरण इस प्रकार दिया गया है। जॉर्ज गियर्सन चारण काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीर गाथा काल, मिश्रबंधु प्रारंभिक काल और महावीर प्रसाद द्विवेदी बीज वपन काल और राहुल संकेत्यायन सिद्ध सामंत काल, राम कुमार वर्मा संधि एवं चारण काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल है। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को श्रृंगार काल नाम दिया है तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। विभिन्न विद्वानों द्वारा उत्तर मध्य काल का नामकरण इस प्रकार किया गया। जॉर्ज गियर्सन रीत काल, मिश्रबंधु अलंकृत काव्य, आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीत काल और रमणशंकर शुक्ल रसाल कला काल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र श्रृंगार काल। विद्यापति की श्रृंगार परक पदावली अनूठी संपत्ति है हिंदी साहित्य के आदिकाल की। विद्यापति की श्रृंगार परक पदावली हिंदी साहित्य के आदिकाल की अनूठी संपत्ति है। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा। हर शास्त्री ने इन्हें पंचदेवोपासक स्वीकार किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति के संबंध में लिखा है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि हैं। अल्लाह खंड का वास्तविक स्रोत ग्रंथ है परमार रासो। आरा खंड का वास्तविक स्रोत ग्रंथ परमार रासो है। परमार रासो आदिकालीन हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध वीरगाथात्मक रासो काव्य है। इसके रचयिता जगनिक हैं। ये कलिंजर तथा महोवा के शासक परमारिदेव के दरबारी कवि थे। आला खंड में महोवा के दो प्रसिद्ध वीरों आल्हा और उदल के वीर चरित्र का विस्तृत वर्णन किया गया है। आला खंड को सर्वप्रथम 1865 में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित कराया। आला खंड बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड के क्षेत्र में गाया जाता है। महुआ बुझै कुसुम रस और कब कलास छैल सज्जन पर औआर मन दुज्जन नाम माइल। विद्यापति की पंक्तियां हैं। महुआर
बुज्जय कुसुम रस और कब कलास छाइल सज्जन पर उअ आर मन दुज्जन नाम मैल। उक्त काव्य पंक्ति विद्यापति की है। विद्यापति के प्रशंसकों ने उन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया है। अभिनय जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठाहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल आदि। विभिन्न विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारी, भक्त और रसवादी कवि माना, जो निम्न है। हर्षशास्त्री श्रृंगारी कवि मानने वाले हैं तो हर्षशास्त्री, रामचंद्र शुक्ल और रामवृक्ष बेनीपुरी। भक्त कवि मानने वाले हैं तो बाबू बैजनाथ सहाय और श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। रहस्यवादी कवि मानने वाले हैं जार्गियर्सन, नागेंद्र और जनार्दन मिश्र। आदि काल हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए उसे हिंदवी कहा है तो अमीर खुसरो ने। आदि काल को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए उसे हिंदवी अमीर खुसरो ने कहा है। अमीर खुसरो आदिकाल हिंदी को हिंदुई, हिंदोई और हिंदवी जैसे शब्दों के प्रयोग करता हैं। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये खड़ी बोली आदि कवि कहे जाते हैं। इन्होंने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा है। खुसरो का एक महत्वपूर्ण पद्यांश है चा मन तुतिये हिंदू अर राष्ट्र पुरुषी जे मन हिंदुई पुरुष ता नाज गोयम, अर्थात मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिससे कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। श्रृंगार रस के आकंठ डूबे अपने आश्रयदाताओं की वीरता का बखान करने वाले कवियों में प्रमुख कवि वर्ग है तो वो है चारण कवि, है ना, चारण कवि। श्रृंगार रस में आकंठ डूबे अपने आश्रयदाताओं की वीरता का बखान करने वाले कवियों में प्रमुख कवि वर्ग चारण कवि हैं। चारण का शाब्दिक अर्थ है बंदी जन, भाट होता है। आदि काल को चारण काल कहने वाले विद्वान जार्गियर्सन तथा डॉक्टर राम कुमार वर्मा आते हैं। इनमें अपभ्रंश के सर्वप्रधान कवि हैं तो स्वयंभू। अपभ्रंश के सर्वप्रधान कवि स्वयंभू थे। स्वयंभू को जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि व्यास कहा जाता है। स्वयंभू ने अपने काव्य का अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। स्वयंभू के 3 ग्रंथ बताए गए हैं, पाउमचर्यो, रिठ्ठड़ और शंभु छंद। राम सिंह पाहुड़ दोहा, धनपाल भविष्यत कहाँ और कुशल लाभ ढोला मरूरा दूहा। निर्गुण संतों की काव्य सर्जना सर्वाधिक आधारित दिखती है तो है नाथों की रचनाओं पर। निर्गुण संतों की काव्य रचना सर्वाधिक नाथों की रचनाओं पर आधारित दिखती है। नाथ संप्रदाय का आरंभकर्ता गोरखनाथ को माना जाता है। गोरखनाथ के गुरु मच्छिंद्र नाथ थे। नाथों से ही कबीर ने हठयोग की अवधारणा ग्रहण की थी। चंदायन के रचयिता हैं मुल्ला दाऊद। चंदायन के रचयिता मुल्ला दाऊद है। चंदायन 1379 ईस्वी में सूफी का परंपरा का श्री गणेश होता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने चंदायन को प्रथम सूफी काव्य माना है। चंदायन को माता प्रसाद गुप्त ने लोरकहा या लोरकथा कहा है। इसकी भाषा अवधी तथा चौपाई दोहा छंद प्रयुक्त है। सूफी कवि रचना और समय। कुतुबा मृगावती 1501, मंझन मधुमालती 1545, उस्मान चित्रावली 1613, जायसी पद्मावत 1540। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है तो हरिदास। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास हैं। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मतांतर्गत सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय की स्थापना की। ये राधा कृष्ण की विहार लीलाओं का आनंद सखी भाव से प्राप्त किया करते थे। हरिदास जी के 2 प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, सिद्धांत के पद और केलीमाल। भक्तमाल के रचयिता का नाम है नाभादास। भक्तमाल के रचयिता नाभादास हैं। नाभादास गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवि हैं। गियर्सन ने नाभादास का उपनाम नारायण दास बताया है। नाभादास ने सन 1585 ईस्वी के आसपास ब्रजभाषा में भक्तमाल की रचना की है, जिसमें 200 कवियों का जीवन वृत्त और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 छप्परों में लिखा गया है। सन 1712 में प्रियदास ने भक्तमाल की टीका रस बोधनी शीर्षक से ब्रजभाषा के कवित्व सवैया शैली में लिखी है। भक्तन को कहाँ शीघ्र सो काम, यह किस कवि की उक्ति है तो कुम्भन दास। भक्तन सो कहाँ शीघ्र सो काम, यह उक्त कुम्भन दास की है। पुष्ट मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य एवं अष्टछाप के सबसे ज्येष्ठ प्रथम कवि कुम्भन दास हैं। अकबर बादशाह के फतेहपुर सीकरी निमंत्रण पर उन्हें काफ़ी ग्लानि हुई, तब उन्होंने उक्त कही थी।
हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन है तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र का। हिंदी नई चाल में ढली 1873 में, यह कथन भारतेंद्र हरिश्चंद्र का है। भारतेंद्र हिंदी नवजागरण के अग्रदूत थे, उनका हिंदी नवोत्थान युग था। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतेंद्र ने हिंदी साहित्य को नए मार्ग पर खड़ा किया, वे नए साहित्य के नए युग प्रवर्तक थे। भारतेंद्र हरिश्चंद्र की भाषा को रामचंद्र शुक्ल ने हरिश्चंद्री हिंदी कहा है, साथ ही उन्हें सिद्धवाणी का सरल हृदय कवि कहा है। द्विवेदी युग नामकरण किया गया है तो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। हिंदी साहित्य में 1900 से लेकर 1918-20 तक के काल हिंदी द्विवेदी युग के नाम से अभिहित किया जाता है। हिंदी नवजागरण के अग्रदूत, निर्माता, साहित्यकार महावीर प्रसाद द्विवेदी गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की। इनके द्वारा रचित अनुदित व मौलिक 80 ग्रंथ हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेखों को रामचंद्र शुक्ल ने बातों का संग्रह कहा है। छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी है तो मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले मुकुटधर पांडे की रचनाओं में दिखाई पड़ी। मुकुटधर पांडे को लिखित रूप से छायावाद शब्द का प्रयोगता स्वीकार किया जाता है। हिंदी में सर्वप्रथम मुकुटधर पांडे ने जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका में सन 1920 में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 किस्तों में एक लेख प्रकाशित कराया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।